हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरदे सर। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन टॉपिक्स के ऊपर कि वास्तव में प्रोटीन्स क्या होते हैं। लेकिन जिससे पहले हम अमीनो एसिड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हम क्लास में पढ़ चुके हैं कि अमीनो एसिड्स क्या है, जिसमें अमीनो एसिड वाले टॉपिक में हमने देखा था कि एक अल्फ़ा कार्बन के लेफ़्ट साइड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तथा राइट साइड में एक NH2 ग्रुप, जिसे एमिन ग्रुप के नाम से भी जाने जाते हैं, ये दोनों जुड़े होते हैं तथा जिसके साथ में एक R ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। जिसमें हमने देखा था कि अमीनो एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अर्थात जब अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और उससे एक श्रृंखला का निर्माण होता है, एक चेन का निर्माण होता है, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। तो हम प्रोटीन के बारे में देखते हैं कि वास्तव में प्रोटीन्स क्या है। तो प्रोटीन्स भिन्न भिन्न लिविंग सेल्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं। प्रोटीन्स लिविंग सेल के स्ट्रक्चर्स एंड फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इनकी खोज सन 1838 में वैज्ञानिक बर्जीलियस के द्वारा की गई थी, जिन्होंने इस प्रोटीन शब्द की खोज ग्रीक भाषा के प्रोटॉस से की थी। अर्थात ग्रीक भाषा के प्रोटॉस से यह प्रोटीन शब्द का उद्गम हुआ है, जिसमें हम भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन्स की बात करते हैं। जैसे हेयर में भिन्न प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में भी अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तथा कुछ अन्य प्रोटीन्स जैसे ह्यूमन बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म के लिए एंटीबॉडीज़ का वर्क करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म से एलर्जी हो जाती है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, या फिर अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां होती है, जिनके लिए हमारे बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन की सहायता से की जाती है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, यह प्रोटीन की सब यूनिट्स होती है, जो कि हमारे बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य करती है, अर्थात हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। केमिकल रूप से यदि बात करें तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूलर यूनिट होती है, जो कि पॉलीमर कहलाते हैं, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। और कुछ प्रोटीन्स में ट्रेस अमाउंट में फॉस्फोरस एवं कुछ धातुएं जैसे कॉपर तथा आयरन भी पाए जाते हैं। अब हम प्रोटीन की बात करें कि इस प्रोटीन को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका ऑकरेंस हम देखते हैं। तो ऑकरेंस में प्रोटीन्स विभिन्न प्रकार के सोर्सेज से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सीरियल ग्रेन्स, वुड, स्किन, नेल्स, इनसे हम अलग अलग प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। तो प्रोटीन के क्लासिफिकेशन को हम सिंपली समझते हैं तो इसमें प्रोटीन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला पार्ट होता है इसका सिंपल प्रोटीन, सेकंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन तथा थर्ड डिराइव्ड प्रोटीन। अब हम सबसे पहले सरल प्रोटीन्स क्या होते हैं इनकी गणना करते हैं। तो जिसमें सिंपल प्रोटीन्स केवल अमीनो एसिड तथा इनके व्युत्पन्न से मिलकर बने होते हैं, जिनमें एक ही प्रकार के अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं। अभी अभी हमने अमीनो एसिड की बात की थी कि किस तरह से एक एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल आपस में जुड़ता है और आपस में जुड़कर एक चेन का निर्माण करता है। तो जिसमें सिंपल प्रोटीन की यदि गणना कर रहे हैं तो जिसमें बताया गया है कि सिंपल प्रोटीन केवल अमीनो एसिड के व्युत्पन्न से मिलकर बने होते हैं। अब सरल प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन जो होते हैं, इन्हें प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, जिसमें एक ए पॉइंट पे दिया गया है ग्लोबुलर प्रोटीन तथा बी में दिया गया है फाइब्रस प्रोटीन। तो हम सबसे पहले ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करते हैं। तो ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, यह जल में अघुलनशील होते हैं, किंतु यदि इसे हम सॉल्ट सॉल्यूशन जैसे कि NaCl में घोलते हैं तो यह पूर्णतः घुलनशील हो जाता है। तथा इसे यदि हम ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो ऊष्मा प्रवाहित करने पर इसमें कोएगुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके उदाहरण यदि हम देखें तो सीरम प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन तथा मायोसिन, यह ग्लोबुलर प्रोटीन के उदाहरण होते हैं। अब हम ग्लोबुलर प्रोटीन के भाग देखते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन के अंतर्गत किस तरह के प्रोटीन्स आते हैं। तो जिसमें सबसे पहला प्रोटीन आता है हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन यह बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि जल में सॉल्युबल होते हैं तथा हाइड्रोलिसिस से आर्जिनिन तथा लाइसिन प्रोड्यूस करते हैं। थाइमस तथा पैंक्रियास जैसे ग्रंथि ऊतक में पर्याप्त मात्रा में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। सेकेंड बात करते हैं हम प्रोटामिन्स की। तो प्रोटामिन्स यह अपेक्षाकृत कम अनुभार वाले बेसिक प्रोटीन्स है
तथा यह न्यूक्लिक एसिड के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तीसरे प्रोटीन की यदि हम बात करते हैं ग्लूटेलिन्स की, तो ग्लूटेलिन्स यह ऐसा प्रोटीन है जिसे डिस्टिल वाटर तथा अल्कोहल में यह अघुलनशील होता है, लेकिन डाइल्यूटेड एसिडिक बेसिक एसिड में सॉल्यूबल होते हैं। इसे विभिन्न प्रकार के प्लांट साइड से आइसोलेशन किया जा सकता है। जैसे प्लांट सीड्स की हम बात कर रहे हैं तो ग्लूटोलिन वीट में तथा राइस में पाया जाता है। अब वीट में पाए जाने वाले ग्लूटेलिन को यदि आप आइसोलेट करना चाहते हैं, पृथक करना चाहते हैं, तो आप पाउडर फॉर्म में वीट का पाउडर फॉर्म लीजिए, उसका आटा गूंदिए और उसे पानी के साथ में आप धोते जाइए एक छन्नी में रखकर। तो ऐसा करने से क्या होगा, तो जिस तरह से आप पानी डालते जाओगे तो वो जो वीट का जो आटा था वो धीरे धीरे करके जल में घुलना स्टार्ट हो जाएगा और एक अंतिम स्थिति में, अंतिम स्टेप में आप देख पाओगे कि उसमें च्युइंगम टाइप का एक पदार्थ बचेगा, वह पदार्थ ग्लूटेलिन होता है। अब हम सेकेंड बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन की। तो फाइब्रस प्रोटीन्स को स्क्लेरोप्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। यह अघुलनशील प्रोटीन होते हैं जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन इलांगोटेड या लंबे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हेलिकल पेप्टाइड चेन से जुड़े होते हैं, जिसे हम वुड, स्किन, हेयर या बोन मैरो आदि में देख सकते हैं। अब फाइब्रस प्रोटीन है, इन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया, जिसमें पहला पॉइंट हम देखते हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला पॉइंट है कोलेजन। अब यह जो कोलेजन प्रोटीन होते हैं, यह कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन्स होते हैं जो कि जल में अघुलनशील एवं एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम से अप्रभावित होते हैं। मैमेलियन बॉडी में 20% प्रोटीन कोलेजन्स पाया जाता है। दूसरे प्रोटीन की हम बात करते हैं इलास्टिन प्रोटीन। यह वेंस जैसे कि नसें जो होती है तथा फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है केराटिन प्रोटीन्स। केराटिन प्रोटीन्स को प्रमुख रूप से हेयर, नेल्स, वुड आदि से हम आइसोलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मायोसिन। मायोसिन यह प्रमुख रूप से मसल्स या मांसपेशी में पाए जाने वाले प्रोटीन्स होते हैं। अब हम सेकेंड प्रोटीन की बात करते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन यह कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल कुछ अदर टाइप के नॉन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ में जुड़े होते हैं। इस नॉन प्रोटीन भाग को प्रोस्थेटिक या कृत्रिम प्रकार के प्रोटीन्स भी कहते हैं। अब हम कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन्स होते हैं, इन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स या संयुक्त प्रोटीन्स को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया, जिसके वर्गीकरण को हम समझते हैं, जिसमें पहला वर्गीकरण का पॉइंट है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन यह प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए या आरएनए जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इनके साथ में यह प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा हम देखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स को म्यूकोप्रोटीन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रोटीन्स मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट की एक बड़ी मात्रा के साथ में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे हेक्सामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है लिपोप्रोटीन्स। यह जल में सॉल्यूबल होता है तथा इनके साथ लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं फॉस्फोप्रोटीन्स। इनमें फॉस्फोप्रोटीन मॉलिक्यूल, इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फोरिक ग्रुप प्रमुख रूप से प्रेजेंट होता है, जिसे हम मिल्क केजिन में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रोमोप्रोटीन्स। इसमें प्रोटीन के साथ एक कलर कंपाउंड जुड़ा होता है, जैसे कि हमारे बॉडी में पाए जाने जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ में एक कलर कंपाउंड जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण हमारे ब्लड का रंग कलरफुल दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट डिराइव्ड प्रोटीन, जो कि प्रोटीन क्लासिफिकेशन का तीसरे नंबर का पॉइंट है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे वातावरण में या नेचर में डिराइव्ड प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस करने पर डिराइव्ड प्रोटीन का निर्माण होता है। अर्थात ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ने से बनता है। तो जब दो अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, तब वहाँ पे जो लिंकेज बनता है, उस लिंकेज के स्थान से एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया जाता है। तब जाके इनके हाइड्रोलिसिस करने पर हमें एक डिराइव्ड प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे व्युत्पन्न प्रोटीन वे प्रोटीन्स होते हैं
जो सरल या संयुक्त प्रोटीन के विघटन से प्राप्त होते हैं उन्हें हम डिराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जिसमें अमीनो एसिड्स के दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को हमने आपस में जोड़कर एक प्रोटीन का निर्माण कर लिया है। जहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकला है वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है। जब हम इस कंप्लीट अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे तब आप देख पाओगे कि वहाँ का जो H2O रिमूव हुआ था वो वापस आकर जुड़ जाता है और यहाँ पर एक एक अमीनो एसिड्स सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह से डिराइव्ड प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, जिसमें प्रोटीन के मध्य बने पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलिसिस के द्वारा ब्रेक डाउन करने पर अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं। इस प्रकार डिराइव्ड प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। अब ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं इनका ह्यूमंस के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, तो सिग्निफिकेंस की हम बात करते हैं तो प्रत्येक लिविंग सेल के लिए अत्यंत आवश्यक होता है प्रोटीन, तथा प्रत्येक प्रकार का प्रोटीन लिविंग सेल में अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। चूँकि प्रोटीन्स के आधार पर ही प्रत्येक लिविंग सेल का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, जिसमें हम बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन को हम देखते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो आपने सेल मेम्ब्रेन को देखा होगा, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ा भी होगा। तो सेल मेम्ब्रेन के मेन स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स प्रोटीन तथा लिपिड से मिलकर बने होते हैं। मेम्ब्रेन से जुड़े हुए प्रोटीन जो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि अंदर की ओर होते हैं तथा बाहर की ओर पाए जाने वाले प्रोटीन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर होने वाले कंपोनेंट्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सेकेंडरी बात करते हैं हम एंजाइम्स की। तो एंजाइम एक प्रकार के स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में पाए जाते हैं, जो लिविंग बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को संपन्न करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम ऑक्सीजन कैरियर। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार के वाहक प्रोटीन होते हैं तथा इन्हें एक प्रकार के कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर O2 का सप्लाई करते हैं, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ में बाइंड करता है और उसे हमारे बॉडी के अंदर मूव करता है, जिसमें हमारे बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को भी बनाए रखा जाता है, जिसमें मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प हमें मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज़। तो ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाला ब्लड ग्लोबुलिन एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है, जो शरीर में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया हो, वायरस हो या अदर हार्मफुल पार्टिकल्स जो हमारे शरीर को कभी भी इन्फेक्शन या डिसीज कॉज कर सकते हैं, उनसे हमारी रक्षा करते हैं। अगला हम देखते हैं ग्रोथ एंड रिपेयर। तो शरीर की नॉर्मल ग्रोथ एवं सेल के डिवीज़न के लिए प्रोटीन मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है, तथा जिस समय सेल डैमेज होती है तब रिपेयर के लिए अमीनो एसिड्स की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता एंटीबॉडी के ऊपर निर्भर करती है, तथा यह एंटीबॉडी स्प्लीन में डेवलप होती है। कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स जैसे आप पढ़ चुके हैं कि इम्यूनोग्लोबिन भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IG कहा जाता है। तो इनके प्रकार होते हैं IgA, IgM, IgG, IgE, IG अल्फ़ा। इस तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, जो कि आने वाले ऑर्गेनिज्म या जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं इनके आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारे बॉडी में एक्टिव होती है और सक्रिय रूप से कार्य करती है और हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अगला हम देखते हैं फाइब्रोजन प्रोटीन्स। तो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं जो लिविंग सेल में जनरल इंजरी होने पर ब्लड का थक्का जमाने में मदद करते हैं, अर्थात हमारे बॉडी पर किसी प्रकार की चोट लग जाए और खून का जब बहाव होना स्टार्ट होता है तो ये जो फाइब्रोजन प्रोटीन होते हैं हमारे बहते हुए ब्लड में क्लॉटिंग का या थक्का बनाने का कार्य करते हैं, जिससे हमारे ब्लड का बहना रुक जाता है। इस प्रकार कार्यात्मक इकाई के रूप में फाइब्रोजन प्रोटीन लिविंग सेल के लिए बहुत आवश्यक कार्य करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि प्रोटीन का जो वर्गीकरण होता है उनके स्ट्रक्चर के आधार पर वो किस तरह से होता है। तो आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं बायोलॉजिकल फंक्शंस का डिटर्मिनेशन किसी भी मॉलिक्यूल के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से कंफर्म होता है।
तो इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि प्रोटीन स्ट्रक्चर के आधार पर इसे किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो ये प्रमुख रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एवं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो जिसमें आप पहला डायग्राम देख पा रहे होंगे, जिसमें आप देखते हैं कि एक कार्बन परमाणु है जिसके एक साइड में अमीनो ग्रुप तथा एक साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है, उसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा, इस तरह से एक एक मॉलिक्यूल जुड़ता हुआ गया है। तो जहाँ जहाँ पर मॉलिक्यूल जुड़ा है वहाँ वहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है, और जहाँ पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है वहाँ पर एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, और इस तरह से एक चेन का निर्माण होता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं अमीनो एसिड का एक साइड में एक एंड होता है तथा दूसरे साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक एंड होता है। जिसे हम देखते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड एक निश्चित क्रम में एक दूसरे के साथ में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में व्यवस्थित होते। इसमें अमीनो एसिड एक या एक से अधिक ब्रांचेस हो सकती है, जिसमें इंसुलिन जो प्रोटीन होता है, जो ह्यूमन इंसुलिन जिसे हम कहते हैं, तो इंसुलिन में पाए जाने वाले जो सीक्वेंस होता है वह प्राइमरी स्ट्रक्चर का उदाहरण है। सन 1921 में फेडरिक बैंटिंग नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम ह्यूमन इंसुलिन की खोज की थी, तथा इन्होंने बताया था कि इसके सीक्वेंस में इसके सीक्वेंस में 21 अमीनो एसिड की चेन पाई जाती है। अब दूसरा स्ट्रक्चर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड की लीनियर चेन का आकार मुड़कर सर्पिलाकार हो जाता है। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था उसमें एक सीधी चेन थी, किंतु सेकेंडरी स्ट्रक्चर की चेन का आकार एक सर्पिलाकार या घुमा हुआ दिख रहा है। यह स्पेसिफिक शेप हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बनाया जाता है। इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की चेन मुड़ी हुई होती है, जो कि प्रोटीन को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रदान करती है। इस प्रकार प्राप्त होने वाली संरचना को अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं, जिसे सन 1991 में पॉलिंग नामक साइंटिस्ट ने अल्फा हेलिक्स तथा बीटा शीटेड फॉर्म में प्रस्तुत किया था। तो ये जो 2 डायग्राम आप देख पा रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, जिसमें से पहला जो डायग्राम है वह अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, और उसके नीचे एक डायग्राम है जिसे बीटा स्लीटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। तो अल्फा हेलिक्स की यदि हम बात करते हैं तो इस प्रकार की संरचना तब बनती है जब पॉलीपेप्टाइड चेन राइट हैंडेड मुड़ी होती है, तथा यह हाइड्रोजन बॉन्ड तथा सभी अमीनो एसिड के जो NH2 ग्रुप एवं COOH ग्रुप होते हैं जिनके मध्य यह बनता है। हेलिक्स के प्रत्येक टर्म में 3 से 6 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं तथा इनके बीच की दूरी 54 नैनोमीटर की होती है। अमीनो एसिड का R ग्रुप हेलिक्स से बाहर की ओर मुड़ा हुआ होता है, तथा इस स्ट्रक्चर में फोल्ड होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि होते हैं जो उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार की संरचना हेयर तथा वुड आदि में हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। अब हम नीचे वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसे बीटा प्लीटेड शीट के नाम से भी जाना जाता है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के बाद पॉलिंग ने प्रोटीन के एक अन्य स्ट्रक्चर के बारे में सन 1951 में बताया, जिसे हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। जैसे कि बीटा प्लीटेड शीट अल्फा हेलिक्स से डिफरेंट होती है, क्योंकि यह शीट एक चादर के रूप में हमें दिखाई देती है, जबकि अल्फा हेलिक्स एक सर्पिलाकार फॉर्म में हमें दिखाई देती है। सेकेंड पॉइंट की यदि बात करते हैं तो बीटा प्लीटेड शीट डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो ग्रुप तथा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के मध्य बने हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा स्टेबल रहती है। बीटा प्लीटेड शीट में जुड़े हुए अमीनो एसिड के मध्य 3.5 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है, जबकि अल्फा हेलिक्स के बीच की दूरी 1.5 एंगस्ट्रॉन होती है। यदि हाइड्रोजन बॉन्ड 2 डिफरेंट पेप्टाइड चेन के बीच स्थापित होता है तो इस प्रकार बने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को फ्लैट शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। अब हम तीसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यदि किसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट हो और वह परस्पर कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा न जुड़कर किसी अन्य बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाए, तो इस प्रकार बनने वाले स्ट्रक्चर को टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है तथा डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है।
तो ये जो स्ट्रक्चर होता है यह प्रमुख रूप से जो ह्यूमन इंसुलिन होता है, इस ह्यूमन इंसुलिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। अगला स्ट्रक्चर होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यह सबसे जटिल संरचना होती है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड की कई श्रृंखलाओं के बीच अंतरक्रिया है। सभी प्रोटीन में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं होती है क्योंकि यह मोनोमर्स की तरह कार्यात्मक हो सकते हैं, किंतु क्वाटरनरी संरचना को उसी श्रेणी के अंतरक्रिया द्वारा स्थिर किया जाता है जिसमें तृतीयक संरचना को किया जाता है। इस प्रकार हम इस टॉपिक में देख चुके हैं कि प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन का वर्गीकरण क्या है, प्रोटीन के बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ह्यूमंस के लिए क्या होते हैं तथा इनके स्ट्रक्चर के आधार पर इन्हें किस प्रकार से बांटा गया है। धन्यवाद।